आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना तो बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, और जब बहुत लूज हो जाते हैं तो भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। True. आज बॉन्डिंग का है माता पिता के बच्चों के साथ। टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। आपको लगता है शायद किसी ने दिल तोड़ दिया होगा बेचारे का कि बस कुछ नहीं रखा इन रिश्तों में, प्यार मोहब्बत में जा रहे हैं हम जोगी बन करके। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। इंसान जो है तन से कम दुखी है, मन से ज्यादा दुखी है, और तन की सेवा करने वाले कई लोग हैं। तो मुझे मन की सेवा करनी चाहिए, पर आज का यूथ ना बड़ा कमजोर सा है। सिर्फ एक रिश्ता नहीं है बस, मेरी कोई पत्नी नहीं है पर मेरे स्पिरिचुअल बच्चे भी हैं जिनको हम प्रचार करते हैं, भक्ति में आते हैं, दे टेक इंस्पिरेशन, तो इन अ वे दे आर लाइक माय चिल्ड्रन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सभी हमें देख रहे हैं और हमारे साथ हैं इस्कॉन के मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ द वर्ल्ड अमोघ लीला प्रभु जी। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वान्या जी फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा सौभाग्य यहाँ पर आने का, थैंक यू। धन्यवाद। तो आपसे यूथ ने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली, जहाँ देखो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आपका ऑरा इतना प्रभावशाली है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर। तो कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? कि नॉर्मली जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो घर वाले सोचते हैं, और मैंने जो आपका बायोग्राफी पढ़ा तो एक कॉर्पोरेट एमएनसी की जॉब छोड़कर आशीष अरोरा नाम का एक 43 साल का लड़का अचानक से इतना ज्यादा मतलब जहाँ वर्ल्ड उनको फॉलो कर रहा है, तो क्या है इसके पीछे? वेल, एक्चुअली पहले मेरी इच्छा थी कि मैं समाज सेवा करूं। इसलिए मैंने पहले प्लान बनाया था कि मैं बहुत ही पैसा कमाऊंगा और पैसे से गरीबों की सेवा करूंगा जी। लेकिन मैंने देखा कि ना इंसान जो है तन से कम दुखी है, मन से ज्यादा दुखी है, और तन की सेवा करने वाले कई लोग हैं। तो मुझे मन की सेवा करनी चाहिए, और मन की सेवा करने के लिए मुझे करोड़पति नहीं बनना था, मुझे मंक बनना पड़ेगा। यानी पहले अपने मन पे काम करना पड़ेगा, उसको टटोलना पड़ेगा। देन विद अ हेल्दी माइंड आई कैन टेक केयर ऑफ अदर पीपल्स माइंड, फिर मैं औरों के मन पे कार्य कर सकता हूँ। तो इस तरह से फिर मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था, आई वाज हैविंग अ गुड फ्लरिशिंग करियर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ सो आई वुड बी सक्सेसफुल। मेरी भी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, पैसा होगा, नाइस, वेरी गुड। लेकिन ना ये परिवार जो है वेल मेरे लिए छोटा पड़ता है। आई एम वेरी एम्बिशियस, आई वांट बिगर फैमिली, और मुझे अगर ज्यादा लोगों की सेवा करनी है तो मुझे परिवार का जो बाउंड्रीज है उनको बड़ा करना पड़ेगा। इस तरह से फिर मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड बिकम अ मंक। फिर मैंने गृहस्थी तो नहीं बसाई, बट यस आई गॉट एक बहुत बड़ा पूरा विश्व में परिवार बसा लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो लाइक आई गॉट सिस्टर्स लाइक यू और ब्रदर्स लाइक द कैमरामैन। तो इस तरह से आप देखिए पूरा विश्व आज मेरा परिवार है। यस, सिर्फ एक रिश्ता नहीं है बस, मेरी कोई पत्नी नहीं है पर मेरे स्पिरिचुअल बच्चे भी हैं जिनको हम प्रचार करते हैं, भक्ति में आते हैं, दे टेक इंस्पिरेशन, तो इन अ वे दे आर लाइक माय चिल्ड्रन। तो इस तरह से मेरे इसमें चाचा, ताऊ, पिताजी जैसे लोग भी हैं जी। तो इस तरह से आई गॉट अ बिग फैमिली। ओह, दैट्स नाइस, गुड टू हियर। ऐसा क्या आपके जीवन में, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जो भी आता है तो हर इंसान का एक ट्रिगर एलिमेंट होता है कि आफ्टर एवरी सम स्पेसिफिक पॉइंट उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी में आए। एंड नॉर्मली कुछ ना कुछ ऐसा डाउन फेस, लो फेस जीवन में आता है जो एक्चुअली में हमें ईश्वर की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन करता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ट्रिगर पॉइंट? ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया। लोगों को लगता है शायद किसी ने दिल तोड़ दिया होगा बेचारे का कि बस कुछ नहीं रखा इन रिश्तों में, प्यार मोहब्बत में जा रहे हैं हम जोगी बन करके। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। या फिर ऐसा हो कि मैं करियर बड़ा फ्लॉप था कि चलो भाई खाने को तो है नहीं, चलो मंदिर जाके मुफ्त की रोटियां तोड़ लेते हैं। ऐसा भी नहीं था। मुझे माता पिता का प्यार ही मिला, बहनों को प्यार ही मिला, दोस्त यारों का प्यार ही मिला। एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। पर ना मेरे में एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आता था कि भगवान ने कितना कुछ दिया है, पर मैंने भगवान को क्या दिया है? कुछ नहीं। सो एनी न्यू अचीवमेंट, कोई भी नई उपलब्धि मेरे जीवन में आती थी ना, तो वो उपलब्धि मुझे एक तरह की घुटन देती थी कि भगवान ने तो ये भी दिया, तो तूने क्या दिया भगवान जी? तूने क्या दिया? ओके, बेस्ट स्केचिंग अवार्ड गोज टू मी। अरे यार भगवान ने तो ये भी दिया है। तूने गा लिया कुछ, बेस्ट सिंगिंग अवार्ड गोज टू, ये भी हो गया। भगवान ने ये भी दिया, तूने क्या दिया? तो इसलिए वो जो चीज थी मेरे जीवन में इस तरह से आई, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड से आई। मतलब आप कुछ यूनिवर्स को रिटर्न करना चाहते थे, जो इतनी अचीवमेंट्स आपके जीवन में आई। इनफैक्ट यूनिवर्स के मालिक जो भगवान है, उनको कि भगवान सब कुछ आपसे आता है। यूनिवर्स इट्स अ डेड मैटर, वो क्या देगा मेरे को? सो सर्टेनली इट इज कमिंग फ्रॉम गॉड। सो गॉड, आई वांट टू गिव इट बैक टू यू। तो आज जो कुछ भी आपने दिया है उसको मैं आपकी सेवा में वापस दे सकूं, इस एटीट्यूड के साथ, देन आई डिसाइडेड दैट ओके, लेट मी डेडिकेट माय सेल्फ फुली कंप्लीटली टू ह्यूमैनिटी।
ओके, बहुत ही अच्छा थॉट है। और नॉर्मली इतनी जल्दी एक इस एज में स्पिरिचुअल जर्नी में आना और इतना कंट्रीब्यूशन जो यूथ के माइंड को, लाइक यू आर एक्टिंग एज एन इन्फ्लुएंसर फॉर यूथ, तो यूथ के माइंड को, जो आज की डेट में हमारा जो यूथ है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, और उस चक्कर में जो है वो लोग बहुत सारी एडिक्शंस की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे अल्कोहल में जा रहे हैं, नॉन वेज में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एडिक्शंस लेना सही है? आर दे रनिंग अवे फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स व्हिच एक्चुअली दे आर फेसिंग? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सोल्यूशन बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर वो सोचे चलो ये दारू पी लेते हैं तो क्या इस तरह से ना हम दुख को भूल जाएंगे, तो वे 2 पैक लगा लेते हैं, सिगरेट फूंक लेते हैं, फिर नशे में आएंगे तो फिर दम मारो दम हो जाएगा हमारा जी। इस तरह से हमारा दम नहीं निकलेगा हमारा, लेकिन सर दम तो आपका निकल जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर कोई खरगोश हो, वो सांप को देख ले, चलो ऐसा करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, चलो सांप अब नहीं है, पर सांप तो है। सो लाइफ में दिक्कतें तो रहेंगी रहेंगी, सो उन दिक्कतों को फेस करना चाहिए। पर आज का यूथ ना बड़ा कमजोर सा है। अभी जो आप जेनजी देखेंगे ना, जेनजी बहुत लग्जरी एडिक्टेड है, बातें बहुत करती है, काम कुछ नहीं करती है, आलस उसके अंदर है, इनसिक्योरिटी उसके अंदर है, पेशेंस उसमें नहीं है, झगड़ा-झाटी कर लेती है, रिलेशनशिप्स को लेकर के उसमें वैल्यूज नहीं है, कोई दमखम नहीं है। तो ये जो जेनजी है बहुत कमजोर जनरेशन है, जबकि आप देखो सबसे अधिक फैसिलिटेटेड जनरेशन है, सारी सुख सुविधा इनके पास। या इट्स द वर्ल्ड ऑफ लाइक डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है, रिलेशनशिप्स उतने ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। That's true. तो इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे एक डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेशनशिप्स को? और जिस हिसाब से डाइवोर्स आजकल बढ़ रहे हैं, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज की जो जेनजी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती, शादी करना नहीं चाहती। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस? देखिए, वैसे टेक्नोलॉजी को लेकर के है, टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। अच्छी नौकर है, नौकर या नौकरानी है वो, लेकिन मालिक या मालिकी नहीं बन सकती। लेकिन टेक्नोलॉजी को आज हमने मालिक बना दिया, मालिक बना, वो हमको रूल कर रही है। दूसरी चीज क्या है, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो इसलिए अति टेक्नोलॉजी की भी अच्छी नहीं है, एक्सट्रीम हर चीज का बुरा है। अब ये जो एआई आ रहा है, एआई की वजह से रिश्ते और खराब होंगे, जॉब्स और जाएंगी। भले लोग बोले नई किस्म की जॉब्स आएंगी पर न्यूमेरिकली कम नंबर में आएंगी। तो इसलिए उसकी वजह से क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो कमानी है, जॉब तो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ने करीब 1 लाख एम्प्लॉइज निकाल दिया। आईबीएम ने कहा हम रिक्रूटमेंट अब नहीं कर रहे जी, जितने एम्प्लॉइज हैं बाकी हम एआई से काम कराएंगे। इससे तो निश्चित रूप से अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी की हम अति कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब से ये मोबाइल फोन्स आए हैं, बटन वाले फोन थे तो काम बढ़िया चल रहा था, बातचीत हो जाती थी, अलार्म लग जाता था, एसएमएस हो जाते थे, उसमें एक सांप वाली गेम थी बस, दैट्स इट। लेकिन आज इतना ज्यादा ग्राफिकल हो गया है ये एआई, और इतना इंटरैक्टिव हो गया है, एंड यू कैन कस्टमाइज इट। ट्रू। तो इसलिए अब निश्चित रूप से इसमें तो रिश्ते खराब होंगे ही होंगे, एंड डेफिनेटली इसका मिसयूज भी बहुत होगा। मिसयूज होगा ही होगा। आप देखिए, आज इंटरनेट का आज मिसयूज ज्यादा है। ट्रू। आज 89% इंडिया में जो डेटा इस्तेमाल किया जाता है, इट्स फॉर वॉचिंग अश्लील चीज है। ट्रू। 11% इज फॉर रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स। तो मिसयूज ज्यादा ही होगा। बोले हुए आप इंटरनेट को दोष दे रहे, नहीं सर, हमारी जो मेंटालिटी है ना मिसयूज करने की, ये उसका दोष है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद पे काम करना है, नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी तो हमें स्पॉइल कर रही है और करेगी। भले ही हम करें ओके, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, प्रेस ओके, पर यहाँ जो हिस्ट्री बनी हुई है उसे कौन डिलीट करेगा बाबा? तो उससे संस्कार बनते हैं। तो संस्कार, गलत संस्कार बनेंगे तो रिश्ते भला कैसे आगे बढ़ेंगे, मेहनत कैसे करेंगे? जैसे आज का एक टिपिकल इंजीनियर के अंदर इंजीनियर वाला तत्व नहीं है, क्योंकि वो बीटेक करते करते उसने ये काम ज्यादा किया है, ये काम नहीं किया उसने। और जो चीज का एक्सेस हमें बहुत लेटर एज में मिला, आज के बच्चों को, जैसे कोविड में ऑनलाइन क्लासेस थी तो बच्चों को शुरू से ही मोबाइल्स मिल गए, लैपटॉप्स मिल गए। तो जो चीजें हमें बहुत लेटर एज में पता चली, उन्हें हर चीज पता है, दे आर एक्सपोज्ड टू एवरीथिंग। तो उनका मेंटल इम्पैक्ट कैसा हो रहा है इस पर? उस वजह से क्या है ना, एक तरह का ना उनके बचपन की हत्या हो रही है। मुझको याद है, मैं जब 11th क्लास में ना हमने पढ़ा था ओके, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हमें थोड़ा पता लगा उसके बारे में। टिल 10th क्लास ना मुझको फिल्म में जो डायलॉग आते थे ना कि लड़की बोलती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो सोचता था इसको कैसे पता चला कि इसी के बच्चे की माँ बनने वाली है? हमको पता ही नहीं था। फिर 11th क्लास में जाकर के समझ में आया, अच्छा इसलिए वो बोलती थी। लेकिन आज एक 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को सब पता है, क्योंकि वो देख लेता है इंटरनेट पे, जो कि उसको उस उम्र में नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी उनकी कहीं ना कहीं बचपने को मार रही है। हमें लगता है कि ये बच्चे देखो कितने स्मार्ट है ना, मतलब हमारे टाइम में तो बच्चे ऐसे नहीं थे, अब देखो आजकल बच्चे कितने स्मार्ट है, बट एक्चुअली स्मार्ट नहीं है। इनके बचपने की हत्या हो चुकी है, देयर इनोसेंस इज गॉन, वो जो क्यूटनेस है उनकी वो चली गई। तो हमें लग रहा है कि ये तो बड़े ग्रोन अप हैं, ये तो बड़े बड़े जो है ना, ऐसा नहीं है। तो
इनके जैसे मतलब जो आजकल के जो छोटे वाले बच्चे हैं इनका पेरेंट्स से इमोशनल कनेक्ट खत्म होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी से कनेक्ट बढ़ रहा है कि पूरा दिन वो वीडियो गेम्स में है, मोबाइल पर है। तो इस पर डू यू सजेस्ट समथिंग फॉर गुड पेरेंटिंग? इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे पेरेंट्स को? क्योंकि आजकल पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर हमें ये नहीं लेके दिया तो हम ये कर लेंगे। तो इस पर लाइक आप एज अ प्रीचर, मॉन्क, पूरा विश्व आपको सुनता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इन पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहले ना पेरेंट्स को मजबूत बनना पड़ेगा। एक्चुअली पेरेंट्स देमसेल्व्स आर एडिक्टेड टू इंटरनेट। अब मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ, मैं बेटे को बोलूँ पढ़, माँ तू खुद तो ये कर रही होती, कैंडी क्रश खेल रही है, तो मुझे कैसे बोल सकती है जी? तो इसलिए ना आप जब शिक्षा भी वो देते हो जिसका पालन नहीं करे ना, आपकी शिक्षा में जान नहीं होती। जब आप खुद पालन कर रहे होते हो, आप तब जो बोलते हो तो उसकी कन्विक्शन एक अलग लेवल की होती है। तो कहने के पहले तो पेरेंट्स को खुद को सुधार करना है अपने अंदर। कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी दे देते, कहते हैं हमें तो छुटकारा मिले, हमें तो टाइम मिलेगा ना अपने लिए, ले पकड़ ले भाई। तो कहीं ना कहीं जो पिंड छुड़ाना है ना, ये जो पीछा छुड़ाने वाला भाव है, ये गलत है वास्तव में। इसकी वजह से भी दिक्कतें जाती हैं। साथ ही क्या है कि ना जो इंटरनेट है इट इज वेरी एडिक्टिव। एक बार आपने वो चीज दे दी ना, अब आप सोचो कि बच्चा आपका वापस आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स खुश होके बच्चों को बर्थडे पे मोबाइल गिफ्ट करते हैं और वो मिसयूज कुछ और ही होता है। अब देखिए, अगर किसी माता पिता से बोले आप कुछ ना सब्सटेंशियल बातें करके दिखाइए बच्चों के साथ, माता पिता में दम ही नहीं है कुछ सब्सटेंशियल बात कर लें। करियर पे फोकस करो बेटा, पैसा कमाना जरूरी है बेटा, देखो दुनिया तो भेड़ियों की है बेटा, तुमको खा जाएंगे बेटा, थोड़े धूर्त बनो बेटा, थोड़े कपटी बनो बेटा। ये आजकल के पेरेंट्स शिक्षा देते हैं, मेनी ऑफ देम इफ नॉट ऑल ऑफ देम। तो अगर पेरेंट्स अगर ये शिक्षा देंगे कि तू भेड़िया बन, ये बोल सकते हैं समझदार बनो बेटा जी। लेकिन आप बोले दुनिया ऐसी धूर्त है, कपटी है बेटा, तुमको वैसा बनना चाहिए। कितने पेरेंट्स हैं, अगर हम पेरेंट्स से पूछें कि आपके डू यू हैव सम स्टोरीज, क्योंकि ना बच्चे स्टोरीज को बहुत पसंद करते हैं। कोई शिक्षा हो स्टोरीज के थ्रू आए, they like it। बच्चे क्या, इवन एल्डरली पीपल जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी अच्छा लगता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। True। आज कितनी स्टोरीज हैं आज पेरेंट्स के पास, वंस अपॉन अ टाइम वाली। वो अगर 5 स्टोरी बता देंगे ना, मैं चरण चूक दूंगा। True। They don't have even 5 stories in their quota, उनके डेटाबेस में है ही नहीं। तो ये क्या शिक्षा देंगे, क्या बताएंगे? एडवाइस बोल देंगे करो करो, नहीं कर रहे हो भाई बेल्ट लाओ, बेल्ट से पीट देंगे उसको, गाली दे देंगे उसको, दैट्स इट। कुछ तो पेरेंट्स ऐसे भी जो बच्चे के साथ दारू पी लेते हैं, उनको लगता है शायद बड़ा मॉडर्न है, बड़ा कूल दिखता है, फ्रेंड्स हैं अपने बच्चों के। तो मेरा बच्चा, हम दोनों साथ बैठ के पैक लगाते हैं, मूर्ख नंबर 1 हो तुम। तो एक्चुअली बिकॉज़ दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कूल, बट एक्चुअली दे आर फूल नंबर 1। और ऐसे बच्चों को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, उनके माता पिता ही सबसे बड़े दुश्मन है। तो सबसे पहले तो पेरेंट रिफॉर्मेशन में काम करना है हमको। बच्चों को क्या रिफॉर्म करेंगे हम, उन्हें पेरेंट्स को देखना है, बिकॉज चिल्ड्रन दे लर्न मोर बाय सीइंग। ट्रू। उनकी आंखें बड़ी हैं, कान छोटे हैं। ट्रू। तो ज्यादातर वो देख के सीखते हैं। पर क्या पेरेंट्स अच्छा एग्जाम्पल बन रहे हैं? नो। तो पेरेंट्स को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो जो चीजें उन घरों में हो रही हैं वही वो बच्चे सीख रहे हैं और वही वो फॉलो आगे कर रहे हैं। Exactly. क्योंकि उनके घर का कल्चर, जो उनकी घर की अपब्रिंगिंग है, तो जैसा बच्चा देखेगा वही वो करेगा। बट फादर को लग रहा है कि मैं बहुत एक कूल हूँ, एक बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ फ्रेंड टू माई सन एंड सिंस वी आर ड्रिंकिंग टुगेदर एंड माई सन इज शेयरिंग एवरीथिंग विद मी अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, या सब बता रहा है मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी वैसी, तो मैं बहुत कूल हूँ और मैं ये कूल बन के इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं एक ज्यादा स्ट्रिक्ट फादर बनूंगा तो मेरा बच्चा मेरे से कुछ शेयर नहीं करेगा। ये गलतफहमी। आप होता क्या है, आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना तो बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, और जब बहुत लूज हो जाते हैं तो भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। True। तो ना अति दोनों की अच्छी नहीं है, तो हमें बीच में रखना चाहिए। कभी कभी आपको स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, कभी कभी लीनियंट भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से सर्दी के मौसम में आप जाके आइसक्रीम खाते हो बेटे के साथ, अब देखा जाए तो ये लीनियंसी का चलो यार कोई नहीं चलता है। अब ये अफोर्डेबल स्पॉइलेज है, इट्स अ स्पॉइलेज, बट इट इज अफोर्डेबल स्पॉइलेज। और कहीं ना कहीं क्या है ना, क्योंकि माता पिता बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहे तो बॉन्डिंग नहीं है। True। तो इस वजह से जब बच्चा बोलता है ना मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके, कहते नहीं नहीं बेटा ऐसा 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 बोलना नहीं, बॉन्डिंग नहीं है ना, जा भी सकता है। पर जैसे हमारे केस में से हमारे माता पिता ने हमें टाइम दिया, तो अगर हमने कहीं बोला मम्मी मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो मेरी माँ बोलती थी देखो बेटा दरवाजा खुला हुआ है चले जाओ। और उनको ये विश्वास है कि जितना मैंने प्यार दिया ना मेरे बच्चे को, जाने वाला नहीं है। बोलते बेटा हाँ निकल जाओ बेटा, वो मीट शॉप वाला वेट ही कर रहा है कि जब ये मेरा बेटा निकलेगा ना उसका कीमा बना करके मैं तो वहां बेचूंगा, जाओ। हम अपने आप दरवाजे से यूटर्न मारते थे। That's really the most coolest statement I would say। तो वापस यूटर्न मारेंगे और माँ के साथ बॉन्डिंग है। True। आज बॉन्डिंग कहाँ है माता पिता के बच्चों के साथ? They are busy in corporate life, हमें झंडे गाड़ने हैं वहां पर, बच्चे अपने झंडे गाड़ रहे हैं, फाफा फूफू कर रहे हैं, तो बॉन्डिंग जब है नहीं तो फिर कलेश तो मचेंगे। तो इसलिए कोई छोड़ के चला जाएगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। तो ये पेरेंट्स की वीकनेस है। जैसे मेरी माँ शी वाज स्ट्रांग, जा बेटा ये दरवाजा खुला है,
लेकिन निकला ना तो वापस नहीं आना। और है भाई, तो हमारी भी सीटी बिट्टी घूम जाती थी, हम वापस ये मम्मी क्या कह रही है कि निकला ना तो वापस मत आना, वापस मत आना वरना। पर आज पेरेंट्स कमजोर भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग भी कमजोर है। और आज ना एनवायरनमेंट इज आल्सो फुल ऑफ पैशन। हाँ, उस पैशन में से एक रेस्टलेसनेस भी है, एक इमेच्योरिटी भी है, एक रैट रेस है, भागना की ये मेरे से ज्यादा कॉम्पिटिटिव, ये मेरे से आगे ना निकल जाए। और प्रभु जी एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि हम लाइफ में जितना भी अचीव कर लें, स्टिल दैट फीलिंग ऑफ कंपटीशन जो मैंने देखा इवन इन बिलियनर्स, इवन इन मिलियनर्स, की मैं इंडिया की 4th रैंकिंग पे हूं तो दूसरा बोलता है कि आई एम स्टिल एट 3rd रैंक, आई एम स्टिल एट 5th रैंकिंग। तो वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग, तो आपके हिसाब से प्रभु जी लाइक ओवर एम्बिशियस होना किस हद तक ठीक है? क्या इस ओवर एम्बिशन में ये लोग अपनी फैमिली को पीछे छोड़ रहे हैं? बिकॉज आज यूथ इस चक्कर में शादी नहीं करना चाहता। तो ये रैट रेस कब तक ऐसे चलती रहेगी? इमोशनल हेल्थ कब तक ऐसे स्पॉइल होती रहेगी? हमारा यूथ कब तक इसी कॉम्पिटिटिव जेल, आज आप देखते हैं इतनी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, तो इस पर लाइक व्हाट डू यू थिंक कि ओवर एम्बिशियस होना किस हद तक ठीक है? देखिए, ओवर एम्बिशियस होना, जैसे मैंने कहा, ओवर तो किसी का भी अच्छा, अति बुरी है, जैसा आपने अभी बताया, राइट। तो बेसिकली आपको एम्बिशियस भी किस लिए होना है? कोई बोले जी मेरे को तो एक बार कंपनी का चेयरमैन बनना है, तो सर जो लोग चेयरमैन बन गए, एक बार उनके जीवन देख लो, क्या वो लोग बड़े खुश हैं? जी नहीं, वो लोग खुश नहीं है, उनकी अपनी दिक्कतें हैं। पर उनको ऐसा लगता है कि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जब मैं उस पैकेज पे पहुंच जाऊंगा, उस डेजिग्नेशन पे पहुंच जाऊंगा, तो मेरी लाइफ में सारी खुशियां आ जाएंगी। कुछ नहीं, एक बार देख लेना चाहिए जिनके पास पैसा है, क्या वो लोग खुश हैं? उनके दुख अपने हैं, कहते हैं हम सब पैसा ले लो भाई, हमें को सुख दे दो भाई। तो वो लोग वहां सुखे हैं, ये लोग यहाँ सुखे हैं। But the grass on the other side is always green. Always looks green. तो लगा अरे भाई वहाँ की घास बड़ी हरी है, यहाँ की घास, उनको लगता है ये वाली घास हरी है, ये देखो ये तो सड़कों पे अपने गोलगप्पे भी खा लेते हैं, हम तो फेमस हो गए, हम तो नहीं कर पाते। तो दोनों को लगता है कि ना वो साइड ज्यादा अच्छी है, पर ना वहाँ की घास हरी, ना यहाँ की घास हरी, सिर्फ भगवान हरी, जिनकी घास हरी। तो ये तो बच्चे नहीं समझेंगे ना, तो इसलिए वो दुखी रहेंगे नहीं। साथ ही रैट रेस क्यों है? रीजन बीइंग, हम बच्चों को ना ये भी नहीं बता रहे कि करियर की ऑप्शन क्या क्या है। हमको लगता है कि इंजीनियर और डॉक्टर बनना ही बस है, वो नीट के एग्जाम ही सब नीट ही कर रहे हैं। मैंने पूछा ओके ठीक है, मेडिकल में जाना ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाओ। कहते अरे ये तो मैंने सोचा नहीं, वो एलोपैथी ही सोच रहे हैं सिर्फ। सर इसके अलावा होम्योपैथी भी होती है, उसके बियॉन्ड भी कुछ होता है, आयुर्वेदिक भी होती है। वन ऑफ माय डिवोटी फ्रेंड, उसकी जॉब चली गई, तो अब क्या करें? तो गया वो पतंजलि गया, पतंजलि से ना वो ये पोटली मसाज होती है ना, जड़ी बूटी वाली, सरसों के तेल वाली, उसने फिर ना कहा चलो यार, चलो इसी से कोई शुरू करते हैं। सो ही स्टार्टेड डूइंग दिस। 1 घंटे का 1000 रुपीज। इट्स एन आयुर्वेदिक थिंग, लोगों की बीमारी भी ठीक होती है, लोग दुआएं भी देते हैं। एंड ही इज अर्निंग अराउंड 5 लाख to 7 लाख रुपीज एवरी मंथ। पर ये वो सोचे पोटली मसाज का, ये तो हमने करियर, तो वो इंडिया में सोशल टैबू है कि अरे दूसरा क्या बोलेगा, पोटली मसाज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बट ही इज अर्निंग सो गुड। वन ऑफ फ्रेंड, ही वाज सीए, पर उसकी अब जॉब चली गई। अब क्या करें, अब जॉब तो क्या करें, तो इकोनॉमिकल स्लो डाउन है, मेल्ट डाउन है, अब क्या करेंगे जी। तो उसने क्या किया, ये जो छोले चावल होते हैं ना, उनका ड्रम बना करके उसने वो बेचने शुरू किया। तो बड़ी हम्बल शुरुआत थी, पर टेस्टी बनाता था जी। तो लोगों ने पाना शुरू किया। अभी वो हर महीने करीब 5 लाख रुपए कमाता है। पहले उसने राजमा चावल शुरू किया था, बाद में छोले चावल भी लेकर के आ गया। इस तरह से जो है चल पड़ा उसका। आजकल वैसे भी अमोक जी ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, जैसे डॉली चाय वाला या बड़ा पाव गर्ल, आप इस तरह से देख रहे हैं। तो इस पर मैं एक ब्लॉग पढ़ रही थी, तो जितने भी लोग हैं इतनी डिग्रीज जो लेके बैठे हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम अपनी डिग्रीज को डस्टबिन में जाके डाल देते हैं। तो इस पर आप क्या बोलोगे कि मतलब एक सोशल मीडिया पे वायरल होना, लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, यूथ ऐसे परेशान हो रहे हैं, मेरे सुसाइड कर रहे हैं बच्चे कि हमारे लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे। तो सोशल मीडिया पर वायरल होने से उनकी इमोशनल हेल्थ का क्या कनेक्शन? देखिए होता क्या है, फेम की दोनों साइड है। आपका अगर सम्मान बढ़ता है ना, तो उसी अनुपात में आपका अपमान ही बढ़ सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, कोई हल्की सी बात है को बुरा मान गया, ओ लो जी हो गया ऐसी तैसी। तो इसलिए ना आपको अपमान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे ना हम जब बढ़ते हैं तो हौले हौले करके शुरुआत होती है। जैसे हमने जब माई आश्रय चैनल जब शुरू किया था, तो हमारे कुछ व्यूज आते थे, 500 1000 ऐसे व्यूज आते थे। पर हमने रेगुलरली पिछले 8 साल से रेगुलर कंटेंट, अच्छा कंटेंट, कनेक्टिंग कंटेंट, कंट्रोवर्शियल चीजों पे आंसर करना,
तो हमने उसको आंसर किया। बीच में कुछ ग्लिचेस भी आया, नो डाउट, गलतियां तो होती हैं। जब वो 1 मंथ के लिए, सॉरी मैं यहाँ बीच में इंटरप्ट करूंगी, कि जब वो 1 मंथ के लिए शायद मैं कुछ ऐसा पढ़ रही थी कि बैन किया, जहाँ पर आपने स्वामी विवेकानंद जी के गुरु के लिए कुछ बोल दिया, तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि जहाँ आपने बोला कि वो मछली का सेवन करते थे, तो मैं आप ही से सुनना चाहूंगी इस बारे में। देखिए, वैसे तो मैं जो कुछ ही बोलता हूँ, चाहे किसी के बारे में बोलूँ, इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। मैं कभी भी ऐसे कुछ भी नहीं बोल देता, पर लेकिन हाँ, कभी कभी सच एक सर्टेन कम्युनिटी को बुरा लग सकता है कि वो उसको नहीं पचा पाते कि भाई ऐसे कैसे, पर जो चीज सच होती है वो सच होती है। वो चाहे मैं किसी XYZ के बारे में बोलूं, तो लोग कभी बुरा माने तो हम सॉरी बोल देते, भाई हमने सच बोला, आपको बुरा लगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम सॉरी बोल लेते हैं उसके बाद। हालांकि और मतलब वो सेल्फ इम्पोज पनिशमेंट भी ले लेते हैं हम, जस्ट टू पैसिफाई दोस ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि हमें उनसे कोई वो थोड़ी ना है, कोई रंज वगैरह थोड़ी ना उनके साथ। बट आपने वो मतलब कहाँ से आपको वो आर्टिफैक्ट्स मिले जहां पर आपने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो कुछ नॉनवेज या मछली का सेवन करते थे, तो ये मतलब कैसे आपने ये कहाँ से वो आर्टिफैक्ट्स जो भी डेटा आता है ना, किसी को भी लेकर के, वो मतलब आपकी कोई रिसर्च थी? रिसर्च करके उन्हीं की बुक से निकाला होता है वो हमने डेटा। तो इस तरह से मतलब उनकी रेफरेंसेस के साथ है, मतलब मैं ही नहीं, मेरे अलावा कई यूट्यूबर्स ने, और जो भी मेरे विषय में होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अमोक जी ने स्वामी विवेकानंद जी की मतलब बुक्स में से ऐसा कुछ निकाला, ऐसा? हाँ, एक्चुअली क्या है, देखिए जो भी व्यक्ति होगा ना, हम उनकी बुक से भी निकालेंगे, साथ साथ में आर्टिकल्स भी हैं, उसमें ऑलरेडी लोगों ने यूट्यूब वीडियो बना रखे हैं, मतलब उसी चीज पे, उसी टॉपिक के ऊपर लोगों ने वीडियोस बनाए होते हैं। तो इसलिए, पर लेकिन हाँ, जब किसी कम्युनिटी को बुरा लगता है तो हम, चाहे कोई बंगाल का हो या फिर गुजरात का हो, चाहे तो हमारे सब भाई बहन ही है, तो इसलिए फिर हम उनसे फिर क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू यूट्यूब थिंग, बट यू शुड बी रेडी टू बी क्रिटिसाइज्ड। True. So one person made a video, उसके हाथ में त्रिशूल है और कहता है वो साला अमोघ लीला जिस दिन मिल गया ना, पेट में डाल दूंगा इसको। अब मैं कहूँगा ले भाई, अब मेरा क्या होगा। पर आप YouTube पे जाएंगे तो आपसे प्यार करने वाले भी होंगे जी, और आपसे नफरत करने वाले भी होंगे। तो इसलिए जब कोई YouTube सेलिब्रिटी बनना चाहता है, फेम चाहता है, तो फेम का जो फ्लिप साइड है, यानी कुछ आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी होंगे, कुछ आपसे द्वेष करने वाले लोग भी होंगे, कुछ आपसे डिसएग्री करने वाले लोग भी होंगे, कुछ आपको डिसलाइक करने वाले भी होंगे, कुछ आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग भी होंगे। तो आपको ना पूरा गुलदस्ता स्वीकार करना होता है, स्वीकार करना, पॉजिटिव भी स्वीकार करना और नेगेटिव भी स्वीकार करना। मेरे पास एक लड़का आया था, ही मेड हिज फर्स्ट वीडियो यूट्यूब में, तो गिटार में उसने गाया 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, परदेश का जो सॉन्ग है उसने, और नीचे लोगों ने कहा अबे पतीले ये वो, थोड़ा 2-4 उसको बढ़िया, वो इतना दुखी हो गया वो, हाउ कैन दे कॉल मी पतीला। तो उसमें सुसाइडल थॉट्स आ गए थे कि कोई मेरे को ऐसे कैसे लिखता, मैंने कितना अच्छा गाया गिटार पे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी काउंसलिंग की, मैंने कहा देखो आप जब दुनिया में जाओगे तो सब प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं होता। इवन भगवान भी जब आते हैं जी, सब भगवान की प्रशंसा नहीं करते। भगवान कृष्ण जब स्वयं आते हैं, स्वयं भगवान है वो, तो भी शिशुपाल, दंतवक्र जैसे, कंस जैसे लोग थे ना जी। तो जब लोग दुनिया भगवान को नहीं छोड़ती, हम आप किस भगवान राम को इतना वनवास लेना पड़ा इतने साल, यस, सीता मैया को अग्नि परीक्षा दे रही है, अग्नि परीक्षा, राम वी नोज दैट शी इज ऑल प्योर। तो इसीलिए जगत यही है, इसको निंदा लोग बोलते हैं। यहाँ पर आपकी प्रशंसा हो चाहे ना हो, लेकिन निंदा तो जी मिलेगी, तो इसलिए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी हैप्पी टू गेट क्रिटिसाइज्ड, दैट्स द वे लाइफ इज। मतलब दोनों चीजों को हमें साथ में एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब तक आप इस डुअलिटी से नहीं निकलोगे ना, तो आपको फिर ये यूट्यूब में नहीं आना चाहिए। आप पर्सनली कर लो 1-to-1, पर यूट्यूब मत आइए। यूट्यूब में फिर आपको सब जगह से तारीफ नहीं मिलती, स्पेशली व्हेन यू वांट टू गो वायरल। ट्रू, इमोशनली उसके लिए हमें स्ट्रांग भी होना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी के साथ हमें क्रिटिसिज्म भी आएगा और हमें उसको भी बड़े ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये पीछे बैठ के कर रहे हैं, ये फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उन चीजों को इतनी, मतलब ये मैं आपके थ्रू सभी यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते भी हैं तो उस पर बहुत ज्यादा परेशान ना होके जस्ट उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाएं। और मालूम उनका दुख कुछ ज्यादा हो गया ना, तो हमें फिर ये ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, ये विनम्रता भी होनी चाहिए कि माफी मांग लो, माफी मांगो। हाँ, भाई आपको क्या चाहिए बताओ, किससे आपका मन शांत होगा, हमें एक वीडियो अपॉलॉजी दीजिए जी, अभी दे देते हैं। मैं फोन खोला, वीडियो, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे शब्दों से आपको कष्ट पहुंचा, मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान का आशीर्वाद पर बना रहे। हरे कृष्णा। कितनी पॉजिटिविटी और ग्रेस के साथ आपने मतलब जो ये अपोलॉजी वीडियो अभी बनाया, तो मुझे लगता है कि ये यूथ के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आप लोग कुछ कंट्रोवर्शियल बोल भी देते हैं तो उस चीज को एक्सेप्ट करना भी सीखो, कि वहां पर हमने जिस तरह से अमोक जी ने हमें बताया कि कितने अच्छे से उस चीज को एक्सेप्ट करो कि ठीक है हमसे गलती हुई है और हम आगे से उस चीज का ध्यान रखेंगे। और अगर आपने गलती नहीं भी हुई, मान लो आपने सच बोला, जैसे मेरी जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन सच से भी किसी को दिक्कत हुई है ना अगर, तो फिर ये विनम्रता भी होनी चाहिए कि
अगर सच बोलने पर भी किसी का दिल दुखा है ना, तो दिल दुखने वाले की सेवा करनी चाहिए। हम ये ना कहो जब हमने सच बोला है जी, हम क्यों माफिया मांगे, तो ये ईगो भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कहते हो कि मतलब अमुक जी शायद हमें ये बताना चाह रहे हो कि आपकी ईगो हमेशा कम रखो, हमेशा ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो, जमीन से जुड़े रहो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जरूरी है। इस्कॉन से हमें जैसे देश विदेश में मतलब और क्या शिक्षाएं इस्कॉन के, हमने सुना कि 4 ऐसे कुछ मंत्रास या रूल्स हैं जो हर इंसान को फॉलो करने चाहिए, वो जी, ऐसे कौन से ऐसे 4 जो उद्देश्य नियम है जो कि मनुष्य होने के लिए जरूरी है। इसमें आता है नो मीट ईटिंग, ठीक है जी, नो इंटॉक्सिकेशन यानी नशा ना करना, और नो गैम्बलिंग यानी जुआ ना खेलना, एंड नो इलिसिट सेक्स यानी कि विवाह के बाहर संबंध ना रखना। सो ये 4 जो नियम है बेसिकली, इससे व्यक्ति मनुष्य कहलाता है, भक्त नहीं। भक्त बनने के लिए तो आपको भक्ति करनी पड़ती है। तो ये 4 काम अगर वो करता है तो व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। पर ये काम तो मुझे लगता है कि आज का मेजोरिटी ऑफ द यूथ सब कर रहा है, तो इस चीज पर आप क्या बोलोगे? एग्जैक्टली, यानी कि पहले हमें आज की यूथ को मनुष्य बनाना पड़ेगा जी, उसके बाद फिर हम उनको भक्त बनाएंगे। तो मतलब आप कहना चाहते हो आज का यूथ अभी मनुष्य नहीं है? एब्सोल्युटली, आज वो यूथ क्या भूत बने हुए सबके सब मनुष्य से। आप ऐसा हो कि हम 2 पांव पे चलते हैं तो मनुष्य हो गए क्या? 2 पांव जैसे कंगारू भी चलता है, 2 पांव तो पक्षी भी चलते हैं, सिर्फ 2 पांव पे चलने से हम मनुष्य हो जाएंगे? नहीं। तो बोले नहीं हम लोग बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान तो देखो जानवर भी होते हैं, जैसे कि पशु पक्षी ब्रीडिंग सीजन आने से पहले पहले नेस्ट बना लेते हैं। दिस शोज उनमें इंटेलिजेंस है, टीम वर्क है, साथ में उड़ते हैं। यस, तो सिर्फ एक ही चीज है जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वो है धर्म। जैसे महाभारत के अंदर श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 नेम बेसिकली। सामान्यम एतत् मतलब सामान्य है, पशुभिर नराणाम, पशुओं में नरों में सामान्यम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, ये धर्म है जो कि अधिक विशेष बात है। धर्मेन हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना व्यक्ति क्या है? पशु है। तो ये शास्त्र का वाक्य है। तो इससे अगर हमारी एक्टिविटीज उसी लेवल पे अगर जो जानवर कर रहा है, पर हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं, तो हम किसी पशु से कम नहीं, तो हम पशु हैं पर सोफिस्टिकेटेड पशु। कि भाई मान लो हम लीवाइस की जीन्स पहनने वाले पशु, या फिर ली कूपर की जीन्स पहनने वाले, या फिर यूनाइटेड कलर्स बेनेटन की शर्ट पहनने वाले। तो मतलब आमोक जी कहते हैं कि आज का यूथ जो है वो मतलब अगर जब तक वो ये नियम नहीं फॉलो करेगा तब तक वो एक पशु के समान ही है, पर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड पशु है। एग्जैक्टली, बल्कि मैं कहूंगा कि कई मायनों में पशु जो है ना वो हमसे आगे हैं जी। जैसे कि खाना खाने के बाद वो कभी कायम चूर्ण नहीं खाते, पर हमें कायम चूर्ण की जरूरत पड़ती है। क्या अगर एसिडिटी बन रही है भाई जी, उनके देखो उनके बच्चे हो रहे हैं, हमारा मनुष्य आईवीएफ की दुकानों में घूम रहा है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा, वो आईवीएफ की दुकानों में घूम रहा है यहाँ वहाँ। अरे अरे अरे, ये पशुओं को देखो कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य को रात को नींद नहीं आती तो एल्प्रेक्स खाता है वो जी। जानवर तो देखो सड़कों पे सोया दे हमें आराम से, कोई गद्दा नहीं है, कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी हम इंसान जो है रोता रहता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इतना सब फैसिलिटीज होने के बाद भी जो एक ग्रैटिट्यूड नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, पेसिमिज्म की तरफ चीजें जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यूथ डिप्रेशन में जाता जा रहा है। तो ये सारी चीजें और कहीं ना कहीं कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है बहुत एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी थोड़ा सा पॉलिटिक्स रिलेटेड कि आजकल ये जो यूथ बहुत ज्यादा कांग्रेस बीजेपी मतलब आपको लगता है कि वो अपने एक्चुअल लक्ष्य और उद्देश्य से डाइवर्ट होके मोर ऑफ इन पॉलिटिकल चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और क्या इसका इम्पैक्ट उनकी एजुकेशन और उनके करियर पर आ रहा है? बिल्कुल होता है क्या है इन बातों में थोड़ा रोमांच तो आता है। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, एक जोश आता है, अरे उन्होंने ऐसा बोला, अरे वाला वीडियो देखो, अरे क्या अरे इसने ऐसे बोल दिया, ऐसा बोला, आप देखो अब, अरे इसका क्या रिप्लाई आया, तूने वो सुना जी। तो एक तरह का है। अब इस तरह की गॉसिप में एक अपना एक रस है, ठीक है, तो लोग बातचीत करते हैं, पर फॉर सोशलाइजिंग थोड़ी बहुत आप ऐसी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसमें कुछ चेंज लाने वाले हैं? नहीं। तो इससे मुझे देखना चाहिए कि अगर मैं कुछ चेंज नहीं ला सकता तो मैं ये लंबी लंबी बातें बोलना क्यों कर रहा हूँ? अगर आपको वाकई में चेंज लाना है, then become an IAS officer, become an IPS officer. Actually देश तो यही लोग चलाते हैं। मंत्री जी को तो कई बार पता ही नहीं होता ग्राउंड लेवल रियलिटीज, तो कई मंत्री को पता ही नहीं होती, वो तो इन्फ्लुएंस की वजह से बन गए, तो ठीक है। लेकिन एक्चुअली डिसीजन मेकिंग जो है उनको जो समझाता है व्यक्ति, वो एक्चुअली IAS IPS ऑफिसर होते हैं।
True. तो आप ऐसा करिए ना, आप यूपीएससी की तैयारी करिए। मतलब आमोक जी कह रहे हैं बी द चेंज दैट यू वांट टू ब्रिंग इन। बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत अच्छा, मतलब आप एक मॉन्क हैं, पूरा विश्व आपको आज देख रहा है, सुन रहा है, फॉलो कर रहा है, तो आप ये कहते हो कि वो चेंज, मतलब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मतलब वो चेंज सबसे पहले हम अपने अंदर लाए, उसके बाद हम, मतलब ये जो हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं, सबसे पहले हम खुद को मॉडिफाई करें। यस एब्सोल्युटली, खुद को मॉडिफाई करें। और देखिए ना भाई, हमारे वश में क्या है, ये गपबाजी करके हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। और आपको अगर कुछ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो करो ना, पढ़ाई करो, यूपीएससी की तैयारी करो, घुसो अंदर घुसो। इफ यू वांट मोर धर्मा नाउ टू कम टू पॉलिटिक्स, बी दैट धार्मिक पर्सन, गेट इनटू यूपीएससी, जाओ, देन ब्रिंग द चेंज। ये क्या है, चाय की चुस्कियों पे आ रहे यार ऐसा हुआ, फिर उठे घर जाके सो गए समोसे खा करके, तो उससे क्या होने वाला है, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी लेकिन आपको बातचीत नहीं, चलो आप थोड़ी बात बातचीत थोड़ा सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, थोड़ा सा टी ब्रेक्स, जैसे कॉर्पोरेट में एक फैक्ट ब्रेक्स नाम का जैसे एक स्टेटमेंट होता है कि थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया। जी जी जी, ओके। एक चीज मैं प्रभु जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मेनका गांधी की एक स्टेटमेंट, मेनका गांधी जी की मैं पढ़ रही थी, तो उसमें कुछ ऐसा बताया गया कि इस्कॉन में जो भी जो गाय होती है उनके साथ जो व्यवहार होता है, वो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ही, मतलब एक बैड ट्रीटमेंट जो उनको मिलता है, या उनको बुचर्स की तरह, मतलब जिस हिसाब से, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि इज इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट और इट हैज सम रियलिटी। देखिए उसमें बोला था कि बछड़े जो हैं इनको तो ये कसाई खाने भेज देते हैं। हाँ जी, ठीक है। इसलिए फिर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें फिर हम गौशाला में गए थे, उसमें हमने बछड़े भी दिखाए कि यहाँ बछड़े भी हैं, यहाँ बैल भी हैं। यूजुअली लोग बैल को देते हैं बूचड़ खाने में कि उससे थोड़ी दूध निकलना है, हमें एक बैल चाहिए, उसका सीमेन होगा, उससे हम ब्रीडिंग करा करके अगली जनरेशन दूध निकालेंगे हम जी। सो इसलिए अक्सर वो बैल को दे देते हैं, लेकिन मैंने दिखाया था कितने सारे बैल ही बैल हैं, एक अलग पूरा सेक्शन है उनका। तो हमारे वृंदावन की गौशाला आप कभी भी जाइए, उसका दरवाजा हमेशा खुला होता है, मतलब वो कभी नहीं लॉक लगा हो, चौकीदार मतलब आप कह रहे हो कि कुछ भी प्राइवेट नहीं होता उस गौशाला में, वो गौशाला का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, तो आप जाएं, कोई भी जा सकता है, उसका एक्सेस सबको है प्रभु जी, सबको एक्सेस है। बल्कि मैं रेकमेंड करूंगा आप ना वो स्पाई कैमरा जो होता है, हाँ बटन वाला, हाँ जी, वो लेकर के जाएं और फिर उसमें गौ माता को कवर करें, ठीक है जी। और फिर वो जो वीडियो बनेगा ना उसको यूट्यूब पे डाल दो, आपको लग रहा है कि वो उसमें कोई बूचड़ खाने लेके जा रहा है, वो वीडियो आएगा, आप डाल देना, और गौ माता की सेवा हो रही है ना, वो वीडियो भी डालना, क्योंकि लोग नेगेटिव वाला वीडियो तो डाल देते हैं, पॉजिटिव कहते हैं ऐसे यहाँ तो कुछ हाथ ही नहीं आया यार, कुछ नेगेटिव मिला ही नहीं यहाँ पर। तो ये रूल जो है आमोक जी, ये इस्कॉन की सभी गौशालाओं पर एप्लीकेबल है? बिल्कुल सभी पर, जहाँ भी हमारी गौशालाएं हैं, हम गौशाला खोलते ही तब है जब हमारा उस वक्त बूता होता है कि हम सेवा कर सकें गौ माता की। अगर लगता है नहीं हो पाएगा, जैसे हमारे इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश यहाँ पर अभी आप आए हुए हैं, ये पूरा जो है सारा हिल पे बना हुआ है, अब यहाँ पर गौशाला खोलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमने गौशाला नहीं रखी यहाँ पर। लेकिन जिन जगह पे मान लो हमको 10 एकड़ जमीन मिल गई गवर्नमेंट से, तो हमने फिर वहां पर किया, 2 एकड़ में तो टेम्पल खोल दिया, 8 एकड़ पे गौशाला रखी है। लेकिन हम खोलते ही तभी गौशाला व्हेन वी कैन टेक केयर ऑफ द काउस, और लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे ना अगर, देन वी सेंड देम टू सम अदर गौशाला जहां पर उनकी सेवा हो रही हो, पर गौ माता की सेवा अच्छे से होनी चाहिए। तो इसलिए अगर किसी को कोई शंका हो भी, तो बजाय कि मीडिया में जाने, क्या अथॉरिटीज के पास है, इस्कॉन में अथॉरिटीज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। कहीं भी आपको डिस्क्रिपेंसी लगती है, यू कैन रिपोर्ट। ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे इस्कॉन है, हम बैकुंठ वाले हैं, हमें तो कभी गलती हो ही नहीं सकती है। निश्चित रूप से आपको लगता है कि हाँ थोड़ी गाय अगर दुबली पतली है, यहाँ पर आपको चारा ज्यादा होना चाहिए, आप रिपोर्ट करिए और हम उसमें एक्शन लेंगे। और इनकेस यू हैव सम मनी, स्पॉन्सर कीजिए हमारी तरफ से ये 100 किलो चारा गौ माता की सेवा में। अब चारे का पराठा बना के तो हम खाएंगे नहीं, चारा तो हम गौ माता को खिलाएंगे, लॉजिकल है। तो इसलिए इस तरह की सेवा करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मेनका गांधी जी को आइडियली हम, आपको लगता है कि मेनका गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इज इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी, और सो इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी? इस्कॉन है, बड़ी संस्था है, उंगली उठाएंगे ना तो कुछ ना कुछ तो तमाशा बनी जाएगा, हम भी थोड़ा कैमरे में आ जाएंगी। मेनका गांधी जी ने दी एक सनसनीखेज स्टेटमेंट इस्कॉन को लेके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो लगता है शायद उसके लिए, बट एक्चुअली आके मैच्योर व्यक्ति को आके उसी व्यक्ति को बताना चाहिए कि मेरे को ये कंसर्न है आपको लेकर के, क्या ऐसा है, या फिर उस पर कुछ रिसर्च होनी चाहिए, कुछ आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए कि बिफोर इतनी बड़ी स्टेटमेंट मतलब देने से पहले। एग्जैक्टली। तो इसलिए एक्चुअली कुछ लोग ना बड़े अकेले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लाइमलाइट में आकर के थोड़ा उनके जीवन में एक रोमांच आता है, एक नीरस जीवन से ना निकल के। तो इसलिए भी कई बार लोग इस तरह की स्टेटमेंट बोल देते हैं इस्कॉन को लेकर के, अपने खुद के जीवन के अकेलेपन और एक जो रुआसापन है, एक नीरसपन है, उसमें एक थोड़ा सा लाइमलाइट, थोड़ा चकाचौंध, थोड़ी रोशनी लाने के लिए। पर ये टेम्परेरी है और बड़ा बेवकूफाना तरीका है अपने अकेलेपन को दूर करने का।
तो बहुत अच्छे से अमोघ जी ने क्लियर करा कि किस तरह से इस्कॉन में गायों की सेवा होती है, और स्पेशली आप ये देखिए कि उन्होंने कितना बारीकी से एक पॉइंट बताया कि इस्कॉन के हर टेम्पल में, उन गौशाला में हर किसी को जाने का एक्सेस है। तो आप लोगों में से कोई भी वहां पर जा सकता है, देख सकता है किस तरह से वो उन गायों को ट्रीटमेंट मिलता है, उस गौशाला में किस तरह से वहाँ कंडीशंस हैं, किस तरह से उनको चारा दिया जाता है, फीड किया जाता है, या जो भी है आप आराम से वहां जाके देख सकते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। अमोघ जी, एक चीज पर मैं और बात करना चाहूंगी, एक शंकराचार्य जी का बयान, और काफी टाइम से हम देख रहे थे कि इस्कॉन के बारे में एक बात भी जो है वायरल हो रही है, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा, बट मैं बड़ा ओपनली आपसे पूछती हूँ कि अमेरिका में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर, क्योंकि यहाँ पर इस्कॉन में बहुत ज्यादा चंदा आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो कुछ मिशनरी है जो यहाँ का सारा फंड्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं और सारा पैसा अमेरिका में जा रहा है। तो इस चीज पर आप क्या बोलना चाहेंगे? और इस चीज पर हमने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और स्टेटमेंट्स इन दिनों में चल रही हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, वैसे इस बात का ओरिजिन क्या है, वैसे ये आया कहाँ से? ये आया था राजीव दीक्षित जी से, एक सोशल रिफॉर्मर हुए राजीव दीक्षित जी, और हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। गौ माता के लिए बड़ा अच्छा बोला, आयुर्वेद पे बड़ा अच्छा बोला करते थे, नो डाउट। लेकिन इस्कॉन को लेके थोड़ा सा ही वाज मिस इन्फॉर्म्ड कि एक संस्था है, ये इतना पैसा भेज देती है, इतना कोलगेट कंपनी भी नहीं भेजती, इन्होंने कई सारे मंदिर में खोले हुए हैं और उसके बाद फिर डोनेशन लेते हैं, अमेरिका भेज देते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए ना, ही सेड दिस विदाउट एनी प्रूफ। हमारे पहले बात, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट होते हैं हर साल। तो अगर ये हम इतना करोड़ों रुपए अगर विदेश भेज रहे होंगे तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट हमें बैन लगाएगी, पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, गवर्नमेंट का हमें फुल फ्लेजेड सपोर्ट है। साथ ही देखिए, इस्कॉन लोगों की इतनी सेवा कर रही है। ड्यूरिंग कोविड, जस्ट इस्कॉन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इस्कॉन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड 7 करोड़ प्लेट्स। 7 करोड़ प्लेट्स बहुत बड़ा नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट जी। हमने उसका पैसा नहीं लिया, हमने उसके लिए डोनेशंस मांगी, और आज तक हम उसका उधार चुका रहे हैं। मतलब हमें उसके लिए खर्चा हो गया था, आमदनी 8 नहीं, खर्चा 100 रुपया था जी, जी। 100 मतलब रुपया भी नहीं, 100 रुपया। अमोघ जी कह रहे हैं कि आमदनी 8 और खर्चा रुपया की। कोविड के टाइम पर कितना, सॉरी एक बार आप नंबर दोबारा बताएंगे? 7 करोड़ प्लेट्स। 7 करोड़ प्लेट्स इन लोगों ने कोविड के टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट की, जिसका जो जितना एक्सपेंस आया अभी तक भी उसका उधार चुका रहा है। हाँ जी, जनरल स्टोर से जिनसे हमने दालें, मसाले, चावल लिए थे ना, आज भी हम उनका 5 लाख 7 लाख रुपए आज भी हम कुछ ना कुछ चुका रहे हैं। तो नो डाउट हमें डोनेशंस भी आई, ऐसा नहीं है, लेकिन डोनेशंस का आना और खर्चा, इनमें कोई मैच था ही नहीं। और अगर आपके पास अगर इतना पैसा है और आपका सारा पैसा जो है वो अमेरिका की संस्थाओं में जा रहा है, तो ये कर्जा तो आप कब का चुका देते जो आपने इतना करोड़ प्लेट्स पर लगाया। नहीं पाते ना भाई, हमने पैसा तो विदेश भेज दिया जी, क्योंकि आप सोचिए ना, अगर 7 करोड़, तो फिर आप खिलाते ही ना, वो इंटेंशन ही नहीं होती। एग्जैक्टली भाई, 7 करोड़ प्लेट्स का मतलब एक प्लेट अगर 20 रुपए की पड़ती है मोटा मोटा, कि भाई खरीदारी, लेके आना, बनाना, फिर वापस ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग जगहों पे, एक प्लेट मोटा मोटा 20 रुपए की अगर पड़ती है, जिसमें हमने ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं कि अगर वो 20th फ्लोर पे हो तो उसको बाजी प्रसाद पहुंच जाए 5 प्लेट अच्छे से। तो इसमें तो हमारा अगर एक प्लेट 20 रुपए की, यानी कि 7 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि 140 करोड़ रुपए। 140। अगर हम विदेश सारा पैसा भेज देंगे तो ये 140 करोड़ हमें कौन देगा भाई? और वो फिर इंटेंशन ही वो विदेश भेजने वाली होगी ना, फिर आप ये चीज तो आप करेंगे ही नहीं ना। और अगर ऐसा होता है कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था होती है जो विदेश पैसा भेजती है, तो हमें मंदिर यहाँ खोलने चाहिए थे इंडिया के अंदर। विदेशों में ना हमारे मंदिर नहीं होने चाहिए थे, अमेरिका के अंदर होना चाहिए थे सिर्फ एक बैंक अकाउंट, दैट्स इट जी। लेकिन इस्कॉन के जितने मंदिर हैं शुरू में सब यूएसए में खुले, कनाडा में खुले, यूके में खुले। एक्चुअली मिड 70s में जाकर के इस्कॉन की संस्था के मंदिर जो है इंडिया में खुलने शुरू हुए जी। तो इसलिए हमें तो यहाँ मंदिर खोलने से बाहर तो सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना चाहिए था, बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ। और आप देखिए पूरे दुनिया के अंदर, चाहे रशियंस हो, चाहे अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, इनको सनातन धर्म में कौन लेकर के आ रहा है आज सबसे बड़ी संख्या में? इट इज इस्कॉन। कितने चर्चेस हैं जो कि पहले चर्च थे लेकिन वो धूल चाट रहे थे, वहां कोई नहीं आता था, वहां पर आज एक हरे कृष्णा टेम्पल है, और हमने जीसस क्राइस्ट को भी हटाया नहीं, हमने उनको भी सम्मान दिया जी। और यहाँ हमारे राधा कृष्ण भी हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी भी हैं, पूजा अर्चना होती है। आपने अमोघ जी ने एक बहुत बड़ी बात की जो मेरे दिल को छुई, कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को भी नहीं हटाया। मतलब सभी धर्मों को साथ लेके चलना, ये मतलब आपका ये जो मिशन स्टेटमेंट है कि सबको साथ लेके चलना। जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बताया कि आप अपने आपको एक बहुत बड़ा परिवार और पूरा, और ये बात सच है कि आज पूरा विश्व जो है आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे कुछ सीखना चाहता है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहता है। उस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में जो है इस्कॉन का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है।
तो इस बात को मुझे लगता है कि जितने भी चैनल्स या सोशल मीडिया इस चीज को दिखा रहा है कि इस्कॉन जो है सारा पैसा लेके बैंक अकाउंट्स अमेरिका भेज रहा है, तो आप एक बार अमोक जी का ये इंटरव्यू और ये स्टेटमेंट जरूर सुने कि कोविड में उन्होंने, और मैं आपका एक और इंटरव्यू भी पढ़ रही थी जहां पर आपने लिखा है कि इस्कॉन के 10 किलोमीटर रेडियस तक कोई भूखा नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस्कॉन के 10 किलोमीटर रेडियस पर कोई भूखा नहीं रहेगा। तो उस पर आप क्या, मतलब वो क्या था एक्चुअली? बेसिकली उसको बोलते हैं फूड फॉर लाइफ। फूड फॉर लाइफ का मतलब होता है कि आपके जीवन को चलाने के लिए जो फूड चाहिए, यू कैन ऑलवेज कम एंड हैव प्रसाद। जैसे अभी हम राइट नाउ इफ वी गो ना, तो इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश के प्लाजा एरिया में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वहां पर खिचड़ी भी बढ़ती है, कभी कभी यहाँ कड़ी चावल भी होता है, कभी वहाँ पर आलू पूड़ी भी होती है। और वहां पर लोग लाइन बना करके आते हैं, उनसे कोई पैसा लिए बिना हम लोग हजारों लोगों को प्रसाद बांटते हैं। और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये मैक्सिमम इस्कॉन टेम्पल्स में चलता है। तो इसलिए देखा जाए, हम अगर सारा पैसा विदेश भेज देंगे तो ये काम तो हम कर ही नहीं पाएंगे भाई। ये तो रोज हजारों लोगों को खिलाना काहे को। तो इसलिए गरीब लोगों की भी हम सेवा करते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी हमारे प्रभुपा जी अमेरिका जब मायापुर धाम में थे, तो वहां पर उन्होंने कुछ गरीब बच्चों को देखा कि जो लेफ्ट ओवर प्लेट्स हैं उसमें जो चिपका हुआ है उसको खरोच खरोच के बच्चे चाट के खा रहे हैं। ये देख के उनके हृदय में इतनी करुणा है कि कितना दुख है संसार के अंदर। फिर उन्होंने सारे इस्कॉन के लीडर्स को बुलाया कि अब से हम विल मेक श्योर कि हमारे इस्कॉन टेम्पल के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तब से फिर ये फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू हुआ और फिर आज भी चल रहा है ये प्रोग्राम और ये चलता रहेगा। और आज इस्कॉन का नाम इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है फॉर बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्योर वेजिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। शुद्ध शाकाहारी भोजन बांटने में इस्कॉन दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। विदेशों में भी प्रसाद खिलाते हैं हम लोग। एक तो हमारा फूड नहीं है सिर्फ, ये जगन्नाथ जी को भोग लगता है जी, प्रसाद होता है और उस प्रसाद में बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी आती है। और जिसको डेफिनेटली कहते हैं कि जब खाना भी बन रहा होता है तो कुछ भजन चल रहे होते हैं तो उसके अंदर एक पॉजिटिव कंटेंट आता है। तो जो इसको खाता होगा उसके माइंड पर भी कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एक टेम्पल की पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये 10 किलोमीटर रेडियस प्रभु जी, तो ये सभी इस्कॉन टेम्पल्स पर एप्लीकेबल है? ऑलमोस्ट सभी इस्कॉन टेम्पल्स में। जैसे मान लो कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है वहां पर इतना ना चलता हो बिकॉज अभी कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा फोकस है, पर जैसे मंदिर पूरा बन जाता है देयर इट इज देयर। तो इसीलिए ऑलमोस्ट, अगर सारे नहीं तो ऑलमोस्ट सारे इस्कॉन टेम्पल्स के अंदर है। जैसे हमारे इस्कॉन द्वारका है, वहां पर भी होता है इस्कॉन पंजाबी बाग, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, सब जगह पर ये चलता है। और यही रीजन है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन। यस यस। तो इंटेंशंस आप देखिए, मतलब इंटेंशंस में कितनी ज्यादा प्योरिटी है। और इंटेंशंस का भाव सिर्फ सेवा करना है दोस्तों। अपने लिए तो हम सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए करना एक्चुअली वही जीवन है जो एक सर्विंग दी सोसाइटी। कि आपने इतनी जल्दी आप चाहते तो आप भी एक अपना एक मेटीरियलिस्टिक लाइफ जी सकते थे, एक फैमिली लाइफ जी सकते थे, पर वो सब आपने त्याग दिया। तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है? अच्छा होता है। क्या कोई ऐसा पॉइंट आता है कि जब आपको थोड़ा सा गिल्ट होता हो कि मेरी फैमिली, मेरी एक वाइफ होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए क्या, या मैरिज के बारे में? मतलब बिल्कुल भी नहीं, मैं मैरिज बिल्कुल नहीं करना चाहता। मेरा नेचर भी वैसा नहीं है कि मैं मैरिज करूं, मेरी बीवी बच्चे हों। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ ब्रह्मचारी। पर जो गृहस्थ है उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा खुद का जो स्वभाव है वो ऐसी गृहस्थ वाला नहीं है। मैं थोड़ा फ्री स्टाइल आदमी हूँ, तो इसलिए मेरी वाइफ भी दुखी रहती है कि ये बहुत ज्यादा फ्री स्टाइल आदमी है। तो और एस्ट्रोलॉजिकली आल्सो आई एम नॉट मेंट फॉर मैरिड लाइफ। एक्चुअली मेरे लिखा है कि अगर मेरी शादी होती है 6 महीने बाद मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। ये किसने बोला आपको? है मेरे एस्ट्रोलॉजर, कुछ से मैंने जो पता किया है, कहता आपका है योग वैसा है। और फिर आपकी सेकंड मैरिज जो है वो चलेगी, या फिर आपकी 2 निपटेंगी, फिर तीसरी मैरिज वुड बी लाइक हेवन वाली होगी। तो मैंने कहा 2 माताओं की तो मतलब तीसरी मैरिड लाइफ तो आपकी हेवन वाली होगी, ऐसा तो आपके एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया। मैंने कहा यानी 2 माताओं की बलि देने के बाद 2। हाँ, मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हम स्वार्थी बिल्कुल नहीं होंगे, हमारा नेचर ही वैसा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ ब्रह्मचारी। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ओके सबके तो घर परिवार हैं, हम तो कहीं की नहीं रहे, ना घर ना गृहस्थी, बैंक अकाउंट भी नहीं है यार, कुछ तो पैसा हो, फ्यूचर में क्या होगा जब बूढ़े हो जाएंगे। आप तो कह रही हैं कि बैंक अकाउंट नहीं है और सोशल मीडिया कह रहा है कि आप लोग सब बाहर भेज रहे हो। तो जी, exactly. ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी। और हमारे जितने बैंक अकाउंट है ना वो हमारे मंदिर के हैं। जैसे इवन हमारा जो माया आश्रय चैनल है उसमें जो अकाउंट है वो इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश का अकाउंट नंबर है। तो जो भी इवन हमें यूट्यूब से भी जो पैसा आता है वो सारा भगवान की सेवा में जाता है। भगवान को भोग लगना, प्रसाद बटना, अल्टीमेटली उसी में लगता है। मेरे पास कोई चवन्नी भी नहीं आती जी। भाई ब्रह्मचारी खर्चा क्या है? ये धोती कुर्ता, ठीक है, ये हमें जन्माष्टमी मिल जाता है, ठीक है जी, हमें 2 जोड़ी मिल गए, 3 जोड़ी मिल गए, ये मिल गए, 2 वक्त का प्रसाद,
नेक्स्ट कोई मेडिकल नीड हुई तो कभी डॉक्टर के पास चले गए, कोई वैजी के पास चले गए, थोड़ा दवाई का खर्चा 500,000 रुपए, दैट्स इट। और जहाँ हमें कोई मान लो ट्रैवल करना होता है तो जो हमें बुलाता है वो स्पॉन्सर करता है। तो हमारा है क्या, खर्चा हमारा कुछ है ही नहीं। सोने को हम चटाइयों में सोते हैं, सारे सारे ब्रह्मचारी एक साथ ही लेटे होते हैं, एक कमरे में 4-4 5-5, बड़ा हॉल है तो उसमें 10-15 लेट गए। हाँ जी। तो दैट इज हमारा। और आज यहाँ सेवा है तो मान लो कल वहाँ सेवा है, मैं इस्कॉन ईस्ट कैलाश में हूँ तो कल मैं द्वारका में हूँ। तो हमारा तो खाना बदौर जिंदगी है। तो हमें प्रॉपर्टी खरीदनी हो, फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योर कर लें, बच्चों के दहेज इकट्ठे कर लें, कुछ है ही नहीं, पत्नी के लिए साड़ी इकट्ठी खरीदनी है, तो हम तो फ्री स्टाइल लाइफ हमारी। तो कितनी सादगी से आप लोग देखिए कि प्रभु जी ने ये चीज समझाई कि उनका एक्सपेंसेस क्या है, कितनी सिंप्लिसिटी से। और आप एक वर्ड्स देखिए कि जो शब्दों का चयन उन्होंने करा कि कितनी सिंप्लिसिटी से आपने बताया कि खर्चा ही क्या है। तो यहाँ पर आप उनका त्याग देखिए, यहाँ पर उनका जो उन्होंने सर्विंग फॉर द सोसाइटी और उसके लिए अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर जमीन पर सोना, और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी एक MNC की जॉब छोड़ के, कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के, आप भी देखते हैं कि कॉर्पोरेट का एक लाइफस्टाइल होता है। आज हर यूथ जो है एक उसमें एक अच्छी पोजीशन को अटेन करना चाहता है, एक बड़ी से बड़ी गाड़ी लेना चाहता है, एक बड़े से बड़ा घर में रहना चाहता है। बट प्रभु जी का त्याग देख के हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तभी शायद आज वो इस्कॉन का मोस्ट पॉपुलर, आई वुड से मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ इस्कॉन आप बन चुके हैं। इसके अलावा प्रभु जी अब हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ और चलते हैं। अभी जैसे हमने यूथ कवर करा, एम्प्लॉयमेंट हमने कवर करा, आप ये बताइए कि जैसे क्या कहते हैं, मौन रहने से क्या हमारा इमोशनल हेल्थ जो है आज कलयुग में रह के भी, आज जहाँ एनवायरनमेंट के ऑरा में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, तो कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं बिसाइड्स लिविंग इन दिस टॉक्सिक वर्ल्ड? तो हम कैसे अपने अंदर स्टिल अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं ताकि हमारी इमोशनल हेल्थ ना इम्पैक्ट हो, हमारी मेंटल हेल्थ ना इम्पैक्ट हो? देखिए, बहुत जरूरी है किसी भी कॉर्पोरेट व्यक्ति के लिए कि ना वर्क लाइफ बैलेंस जरूर रखे लाइफ में। जी। तो हेल्थ के लिए भी टाइम होना चाहिए जी, फैमिली के लिए भी टाइम होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी टाइम होना चाहिए, और नौकरी के लिए भी टाइम होना चाहिए, नो डाउट। जैसे मैं जब काम करता था तो उस वक्त जब मैंने कभी इंटरव्यूज दिए, हाँ जी, तो मेरे पास हमारे इंटरव्यू कॉल आई कि भाई हमने आपका CV फाइनलाइज किया। मैंने कहा ओके, बिफोर यू इंटरव्यू मी आई इंटरव्यू यू। ये 5 डेज वीक है, 6 डेज वीक है? कहते सर 6 डेज वीक है। मैंने कहा मैं अप्लाई नहीं कर रहा। सोच लिए सर आपको ट्रेनिंग के लिए USA जाना होगा, मतलब इट्स वेरी गुड, जो भी है हम 5 डेज वीक वाले जी, 2 दिन छुट्टी चाहिए। 5 डेज वीक अगर बोल दिया, मैंने कहा नाउ यू इंटरव्यू, ठीक है जी, 5 डेज अच्छे से काम करेंगे, 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करेंगे, पर 6 बजे के बाद काम नहीं करेंगे जी। कभी आपातकालीन स्थिति आए, ठीक है मार्च का महीना है, ईयर एंड है, फाइनेंशियल ईयर तो कुछ DST आ रहा है या इस तरह से कुछ सिचुएशन आ रही है, फाइनेंशियल ईयर एंड है, इट्स ओके। बाकी जो है 9 to 6 ही काम करेंगे, इससे ज्यादा काम नहीं करेंगे जी। फिर घर भी जाएंगे, आई वांट टू हैव टाइम विद माय पेरेंट्स, आई वांट टू हैव टाइम विद माय चैंटिंग, विद माय रीडिंग ऑफ भगवद गीता, वो भी रहेगा जी। सैटरडे संडे में, सैटरडे यूज्ड टू बी फॉर माय पेरेंट्स, और से संडे इज फॉर माय पेरेंट्स, सैटरडे इज फॉर कमिंग टू टेंपल, स्पेंडिंग मोर टाइम इन द टेंपल, आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम डिवोटीज, पढ़ना, सीखना, लिखना, अपनी लर्निंग पे काम करना। तो ये काम भी करना चाहिए। तो हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए हफ्ते के अंदर। तो आपका ये मंत्र है लोगों को कि एक, चाहे आप कितना भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहें, पर एक वर्क लाइफ बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक वर्क लाइफ बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 5 मतलब आप अपना, ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर्स पूरे उसी में ही पड़े रहे। ये जो आजकल एक पर्क्स से जो अटैचमेंट है कि आप नाइट शिफ्ट करो तो आपको थोड़े से ज्यादा पर्क्स मिलेंगे, तो जहां पैसे की जरूरत है और जहां एक रैट रेस है, जहां पर एक यूथ जो है भाग रहा है पैसे के पीछे, और जिस हिसाब से बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हमारी हिल रही है, उस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो आप क्या कहते हो कि मतलब पैसे के पीछे ना भागो, और ये पैसे पीछे मत भागो, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ना लो जहां पर हमें, बिल्कुल नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल इग्नोर कर दें जहां आपका वर्क लाइफ बैलेंस खराब होता है, आपका फैमिली से कनेक्शन टूटता है। बट व्हाट इफ अगर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आज स्कूल में एडमिशन फीसेस इतनी हाई हैं, तो पैसा सबको चाहिए। सिंपल स्कूल भी होते हैं, हम केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए हैं, 5 रुपए महीना फीस थी, बाद में 15 रुपए महीना हो गई थी। हाँ जी, दैट्स इट। क्या मेरी एजुकेशन में कोई कमी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं बीटेक कर रहा था उस वक्त मैं कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने वालों को मैं प्रोग्रामिंग सिखाता था, जो 15 रुपए महीने वाला व्यक्ति है। तो इसलिए ऐसे कोई सिंपल वाले स्कूल भी होते हैं, ठीक है, वहां पर बहुत, मान लो आपने नहीं कराया, केवी में नहीं कराया, किसी प्राइवेट स्कूल में कराया, प्राइवेट स्कूल वाले थोड़े मीडियम वाले भी होते हैं, वहां पर कराइए। देखिए अल्टीमेटली क्या है, सेल्फ स्टडी अगर हम नहीं करेंगे ना, तो अगर कोई कॉन्वेंट का पढ़ा भी हुआ है, क्या कर लेगा वो?
तो इसीलिए एक तो बहुत हाई फाई करने की आवश्यकता नहीं कि दुनिया में दिखाएं हमारा बच्चा फला फला कॉन्वेंट स्कूल में, कुछ नहीं दिखावा करने की जरूरत है। शादी करनी है अपनी चद्दर के अनुसार पाँव पसारने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि हम ऐसी शादी करेंगे कि दुनिया देखेगी, अरे दुनिया चौमिन खा के निकल जाएगी, किसी को कुछ याद नहीं रहता बाबा जी। तो इसीलिए अपने औकात में रह करके खर्चे करने चाहिए, और इसलिए जितना वर्क लाइफ बैलेंस रखते हुए जितना आप कमा लें संतुष्ट। अल्टीमेटली 2 वक्त की रोटी खानी है। ट्रू। 2 वक्त की रोटी चल रही है, 2 वक्त के पराठे भी चल रहे हैं, मतलब बिलियनर्स भी वो 2 वक्त की रोटी ही खा रहे हैं अल्टीमेटली। देखो हम भी जब कॉर्पोरेट्स में थे उसी कैफेटेरिया के अंदर चेयरमैन भी आता था, सीईओ भी आता था, सीएफओ भी आता था, एग्जीक्यूटिव भी आता था, प्रोग्रामर भी आते थे, सब हम बैठे हुए सभी खा रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं? पनीर 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 और रोटी 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 सब। तो जो सीएफओ ऐसा नहीं उसकी थाली जो है वो कुछ स्पेशल थाली बन के आ रही है, कुछ स्वर्ग से उतरती है, उसकी किंग सोने साइज की थाली है, बिल्कुल नहीं, वही स्टील की थाली है, वही खाना पीना है। अगर आपका पाचन खराब है फिर तो आप वो भी नहीं खा पाओगे, वो भी नहीं खा फिर तो खिचड़ी और दलिया पे आपको जीना पड़ेगा। True. तो इसीलिए अल्टीमेटली जितना जरूरत है ना भरण पोषण करने की उतना ही कमाना चाहिए। कुछ नहीं रखा है इसमें भागा दौड़ी के अंदर कि हम एक दिन झंडे गाड़ के दिखाएंगे। झंडे गाड़ने वाले उसी झंडे के नीचे बैठ के दारू पीते हैं, तो इसलिए अटेंशन में आकर के पहले आप देसी दारू पीते थे, अब आप विदेशी दारू पीते हैं। सो सक्सेस का ये अगर डेफिनेशन है कि देसी दारू से विदेशी दारू के बाद जो ट्रांजिशन आपका वही सफलता है, तो ये बहुत ही बकवास डेफिनेशन है एक्चुअली। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, और अल्टीमेटली पालने वाले कौन है? भगवान। जिसने हमें जन्म दिया है, रक्षा भी आगे वही करेगा। अब देखिए पशु पक्षी नहीं सोचता इस बारे में। True. हाथी रोज 50 किलो खाता है, वो नहीं सोचता कि आज शाम के 50 किलो का इंतजाम कैसे होगा। भगवान तुम कितना खाओगी? तो हथनी बोले मैं भी 50 किलो खाऊंगी। ओहो 100 किलो। और हमारे चिगलू पिगलू, हाँ 4 हमारे बच्चे भी हैं 25-25 किलो, तो ये भी खाएंगे। ओहो, तो यानी कि 50-50 और 200। अब 200 किलो वाला हम कैसे कैसे MBA करना पड़ेगा तो IIM अहमदाबाद से मेरे को तो जी ऐसा है क्या? नहीं, जब भगवान ने हाथी के लिए किया हुआ है बंदोबस्त, हाथी को मन भर देता है, चींटी को कण भर देता है, वो दया निधि सबकी सुधी लेता है। तो अल्टीमेटली भगवान सबको पाल रहे हैं। अब देखो जो 10-15 हजार रुपए कमाता है वो भी जी रहा है, उसके बच्चों की भी एजुकेशन होती है, उसके बच्चे भी आगे जाके ब्याह लेते हैं, वो भी जी गया। काम कुछ नहीं रुकता। हाँ, कुछ नहीं रुकता है एक्चुअली। तो इसीलिए ये विश्वास होना चाहिए। सो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस करके जितना पैसा आए उसमें संतोष के साथ आगे बढ़े। कुछ नहीं रखा इस रैट रेस में, भागा दौड़ी में दिखाने में हम क्या हैं। अरे कुछ नहीं है, हम गधेड़े हैं। आज की जनरेशन जो है गधों की जनरेशन है। बुरा लगेगा जो सुनने वाले कहते हैं ये तो देखिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं, पर साधु का काम है वो। तो आमोक जी इस पर भी कंट्रोवर्सी उठ जाएगी कि आमोक जी ने बोला कि आज की जनरेशन जो है वो गधों की जनरेशन है। पर एक्चुअली गधों की जनरेशन तो है ही, पर साधु का काम ना चापलूसी करना नहीं है जी। मैं साधु हूँ जी, साधु का काम हो जी, जो कर रहे हो करो जी, सब अच्छा है। नहीं, मैं कभी नहीं बोलूंगा ऐसा। जो गलत काम कर रहे हो गलत है। आप गधों की जिंदगी कर हो, इससे निकलो यार, मनुष्य बनो। हम तो ये चाहते हैं ना, हम तो ये दुआ मांगेंगे इस बजाय कि हम इसको ईगो में ले कि हमें गधा कैसे बोल दिया जी। इसको समझें कि एक कंसर्न है एक साधु का कि भैया आप क्यों इतने दुख वाला जीवन जी रहे हो जी। तो एक लाइफ में सिंप्लिसिटी लेकर के आना बहुत जरूरी है, और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। तो वंस इन अ वीक, जैसे मैं क्या करता था व्हेन आई वाज वर्किंग, वंस इन अ वीक स्पेंडिंग टाइम इन टेंपल। तो सुबह 4:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक मंदिर में आता था। मॉर्निंग प्रोग्राम, नाम जप करना, कीर्तन करना, सेवा करना, प्रसाद बांटना, किचन में सेवा करना चाहिए, सवाल जवाब करना, क्वेश्चन आंसर करना, डिवोटी से मिल करके करना चाहिए। एंड देन यू गो होम, फिर ठीक है लगाओ वॉशिंग मशीन लगाओ, शॉपिंग भी करो, फैमिली वालों से हंसी मजाक भी करो, वो भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से ना बैलेंस लेके आएंगे ना, देन वी कैन बी हैप्पी। तो आपके मतलब आमोक जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक की पॉइंट मैंने इनका और पिक करा कि जितनी चादर है उतना पैर पसारो, रादर देन आप ये जो रैट रेस में भागते जा रहे हैं। खानी सबने 2 वक्त की रोटी है, और जिसने हमें पैदा किया है हमारा पालन भी वही करेगा। और जब जानवरों को, एक बहुत अच्छी बात जो मेरे दिल को छुई कि जब एक चींटी की वो पालन पोषण कर सकता है, वहीं एक हाथी की जिसे पता है कि कौन कितना खाता है, तो हम लोग तो इंसान है, हमारे पास तो ब्रेन है, हमारे पास तो स्पीच है, हम बोल के भी उन चीजों को करा सकते हैं। अब प्रभु जी एक चीज मैं और पूछती हूँ आपसे कि बहुत लोगों का एक एलिगेशन है कि इस्कॉन जो है वो पढ़े लिखे यूथ को बर्बाद कर रहा है बाबा बनाने में, सन्यासी बनाने में। तो इस तरह के मैं कुछ चीजें सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी कि इतना पढ़ लिख कर यूथ है और इस्कॉन उसको ना मतलब मंत्र जाप में लगा रहा है। तो आप इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? आप देखिए, किसी भी देश का अगर विकास होता है, वो विकास तब होता है जब लोग खुश होते हैं। खुश तब होते हैं जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रॉब्लम्स क्यों है लाइफ के अंदर? प्रॉब्लम्स इसलिए हैं बिकॉज हमारे कर्म अच्छे नहीं है। अच्छा, हमारे कर्म क्यों नहीं अच्छे हैं? क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम खराब है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पति अपनी पत्नी को पीटता है, उसके अंदर ना वैल्यू सिस्टम की कमी है, वैल्यू टू रिस्पेक्ट अ वुमन, उसमें वैल्यू की कमी है बेसिकली। अगर माता पिता जो है बच्चों का ध्यान नहीं रखते तो उनमें वैल्यू की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे आगे जाके बिगड़ जाते हैं। तो यानी समाज में एक्चुअली आप देखो वैल्यूज की कमी होने की वजह से ही दिक्कतें हैं। जितने भी इविल्स हैं, लोग जो ड्रग्स लेते हैं बेसिकली उनमें वैल्यू की कमी है कि आई शुड वैल्यू लाइफ, आई शुड वैल्यू टाइम। क्या आप इसमें अपब्रिंगिंग और घर के कल्चर को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? पर जहां भी आप देखिए ना वैल्यूज की कमी की वजह से दिक्कत होती है। तो वैल्यूज कहाँ से आती है? स्पिरिचुअलिटी से आती है। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी को टीच करने वाले क्या कुछ हैं आपके पास टीचर्स? हाँ, आज हमें ऐसे टीचर्स चाहिए, ऐसे साधु चाहिए जो कि लोगों को जाकर के टेक्निकली सिस्टमैटिकली समझाएं स्पिरिचुअलिटी को। तो बहुत बहुत थैंक यू अमोघ जी, शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े और आपसे हमने बहुत सारी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करी, इतना समय आपने हमारा दिया और बहुत सारे मीनिंगफुल मैसेजेस पता नहीं कितने यूथ माइंड्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे और ये मैसेजेस कहाँ कहाँ पहुंचेंगे और इससे कितने माइंड्स इम्पैक्ट होंगे और पूरे वर्ल्ड जो है, मुझे लगता है कि जो भी इस इंटरव्यू को सुनेगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स उसके मन से आएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण।